हेलो फ्रेंड्स। आज हम मुंशी प्रेमचंद्र की उस अमर कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, पंच परमेश्वर। ये सिर्फ एक गांव का किस्सा नहीं है, बल्कि ये न्याय, हमारी अंतरात्मा की आवाज और इंसानी रिश्तों की उलझनों की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। इस कहानी की जो नींव है ना, वो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती। ये दोनों एक ही गांव में रहते थे और इनकी दोस्ती की मिसाल भई वाह पूरे गांव में दी जाती थी। ये कोई ऐसी वैसी जान पहचान नहीं थी। ये वो रिश्ता था जहां अगर जुम्मन बीमार पड़े तो अलगू अपनी जान लगा दे उसकी सेवा में, और अलगू पर कोई मुसीबत आए तो जुम्मन ढाल बन के खड़ा हो जाए। दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। बिल्कुल वो अटूट विश्वास जिसे देखकर लगता था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। लेकिन कहते हैं ना कि स्वार्थ अक्सर इंसानी फितरत को बदल देता है। जुम्मन शेख के घर में उनकी एक बूढ़ी खाला रहती थी। खाला ने अपनी सारी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम कर दी, बस इस एक शर्त पर कि जुम्मन जिंदगी भर उन्हें खाना, कपड़ा और सम्मान देगा। अब देखिए, जमीन नाम होने से पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, बहुत सेवा हो रही थी। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हुई, प्रॉपर्टी जुम्मन की हुई, उसका बर्ताव रातों रात बदल गया। सारे वादे भुला दिए गए। अब वो बेचारी खाला घर में एक भारी बोझ लगने लगी। उन्हें ठीक से खाना तक नहीं मिलता था, और बात बात पर ताने वो अलग। उनका सम्मान तो जैसे पूरी तरह से खत्म ही हो गया था। जरा सोचिए उस बेबस बूढ़ी महिला के दर्द के बारे में। जमीन देने के बाद इतनी घोर उपेक्षा सहना, फिर थक हार कर जुम्मन से अपना गुजारा भत्ता मांगना, जिसे जुम्मन ने एकदम सिरे से ठुकरा दिया। और आखिर में जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो खाला ने एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत भरा कदम उठाया। उन्होंने न्याय के लिए गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अपने ही घर के सदस्य के खिलाफ भरी पंचायत में जाना, ये एक बहुत ही मुश्किल और सार्वजनिक लड़ाई थी। अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। पंचायत बैठी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। नियम के मुताबिक खाला को अपना सरपंच या पंच चुनने का अधिकार दिया गया। और जानते हैं उन्होंने किसका नाम लिया? अलगू चौधरी का। जी हाँ, वही अलगू जो जुम्मन शेख का सबसे जिगरी दोस्त था। अब ये सुनते ही जुम्मन तो मन ही मन फूला नहीं समाया। उसका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया कि भाई फैसला तो अब अपनी ही जेब में है। उसे लगा जब अपना सबसे पक्का दोस्त ही जज की कुर्सी पर बैठा है तो उसकी जीत तो 100% पक्की है। लेकिन यहाँ अलगू चौधरी के साथ क्या होता है ये समझना बहुत दिलचस्प है। जैसे ही अलगू उस पंच की गद्दी पर बैठा, वह सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। उसके कंधों पर इंसाफ की एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई। और कमाल की बात देखें, अलगू ने अपनी उस गहरी दोस्ती को पूरी तरह से किनारे रख दिया। उसने खाला की बात भी बहुत ध्यान से सुनी और जुम्मन की दलीलें भी, और फिर केवल और केवल सच्चाई का साथ देते हुए ये फैसला सुनाया कि जुम्मन को खाला को हर महीने एक तय रकम देनी ही होगी। सच के प्रति ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी वाकई अविश्वसनीय थी। पर इस निष्पक्ष फैसले का अंजाम क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। वो ऐतिहासिक दोस्ती, जिसकी कस्में पूरा गांव खाता था, एक ही झटके में चकनाचूर हो गई। जुम्मन शेख गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि अलगू ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब वो अलगू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। बातचीत पूरी तरह बंद, और जुम्मन बस खामोशी से इंतजार करने लगा एक ऐसे मौके का जहां वो अपने इस अपमान का, इस हार का बदला ले सके। लेकिन किस्मत का पहिया कैसे घूमता है ये कोई नहीं जानता। कुछ समय बीता और हालात बिल्कुल पलट गए। हुआ यूं कि एक दिन अलगू चौधरी का एक बैल खुद जुम्मन शेख खरीद लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बदकिस्मती से उस बैल की मौत हो जाती है। अब जब अलगू अपने पैसे मांगने जुम्मन के पास जाता है तो जुम्मन साफ इनकार कर देता है, एकदम मुकर जाता है। अब जाहिर है अलगू के पास भी अपना हक मांगने के लिए पंचायत का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। और बस यहीं आकर कहानी का सस्पेंस अपने एकदम चरम पर पहुंच जाता है। दूसरी पंचायत बैठती है और इस बार फैसला करने वाले पंच के रूप में जुम्मन शेख को चुना जाता है। अब आप सोचिए, ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। खुद अलगू चौधरी के तो पसीने छूट जाते हैं। सबको यही डर सता रहा था कि अब जुम्मन को मौका मिल गया है, वो अपने उस पुराने अपमान का बदला जरूर लेगा। हर किसी ने यही मान लिया था कि फैसला तो अब पूरी तरह से बदले की भावना से ही सुनाया जाएगा, और अलगू तो गया काम से। लेकिन जैसे ही जुम्मन शेख उस पंच की गद्दी पर बैठता है, उसके भीतर एक बहुत ही जादुई, एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। जहां गद्दी पर बैठने से एक पल पहले तक उसके मन में बदले की आग धधक रही थी, गद्दी पर बैठते ही उसे एक बहुत ही पवित्र और भारी कर्तव्य का एहसास होता है।
उसे अचानक ये महसूस होता है कि इस जगह पर किसी भी तरह के व्यक्तिगत स्वार्थ, नफरत या गुस्से की कोई जगह ही नहीं है। यहीं पर न्याय की सर्वोपरिता सिद्ध होती है। वो इंसान अपने सारे गिले शिकवे भूलकर केवल परम सत्य का निर्णय देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जुम्मन के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। पंच परमेश्वर होता है। ये इस विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली वाक्य है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति खुद नहीं बोलता, उसकी अंतरात्मा बोलती है, उसके भीतर बैठा ईश्वर बोलता है। वो गद्दी एक आम इंसान को उसके सभी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, नफरतों और स्वार्थों से पूरी तरह मुक्त कर देती है। न्याय का ये जो सिद्धांत है ना, ये सच में इंसान की आत्मा को शुद्ध कर देता है। अगर हम कहानी की समानांतर संरचना को देखें तो ये बिल्कुल एक न्याय के दर्पण की तरह है। पहली बार जब अलगू पंच था और जुम्मन कटघरे में खड़ा था, तब भी सत्य की जीत हुई। और दूसरी बार जब जुम्मन पंच बना और अलगू कटघरे में था, तब भी केवल और केवल सत्य की ही जीत हुई। जुम्मन ने अपनी सारी पुरानी दुश्मनी भुला दी और अलगू के हक में एकदम सही फैसला सुनाया। ये हमें दिखाता है कि न्याय की कुर्सी मानवीय स्वभाव को किस तरह से सर्वोच्च स्तर पर ले जाती है, उस स्तर पर जहां केवल सच्चाई का ही राज होता है। और इस फैसले के बाद जो हुआ वो सच में बहुत भावुक कर देने वाला पल था। जुम्मन और अलगू की नज़रें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उनके उन आंसुओं से सारा मनमुटाव, सारी कड़वाहट जैसे हमेशा के लिए धुल जाती है। दोनों को ये बात बहुत गहराई से समझ आ जाती है कि सच्ची दोस्ती का मतलब गलत बातों में आंख बंद करके साथ देना नहीं है, बल्कि इंसाफ के रास्ते पर साथ चलना है। सच्चाई और निष्पक्षता की इस कड़ी कसौटी पर खरी उतरने के बाद उनकी वो ऐतिहासिक दोस्ती फिर से जिंदा हो जाती है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी होकर। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी इतने दशकों बाद आज भी हम पर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस आधुनिक दौर में अगर हमें अपने ही किसी बेहद करीबी, किसी प्रियजन के खिलाफ न्याय की कुर्सी पर बैठना पड़े तो हम क्या चुनेंगे? क्या हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को परे रखकर सत्य का वो कठिन मार्ग चुन पाएंगे? ये एक ऐसा सार्वभौमिक प्रश्न है और हमें विचार करने पर मजबूर करता रहेगा। तो इस खास कथा विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।